नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। मैं एडवोकेट केशव कुमार बेतिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। आइए, अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, एडवोकेट बिल अमेंडमेंट बिल 2025, जिसको लेके जितने भी अधिवक्ता लोग हैं, जितने भी एडवोकेट लोग हैं, उनके अंदर एक एंगरनेस है, एक उसके अगेंस्ट एक वॉइस रेज कर रहे हैं कि नहीं भाई, ये अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है वो एडवोकेट के प्रोटेक्शन को, एडवोकेट के राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है, और एडवोकेट के प्रोटेक्शन के बारे में तो है ही नहीं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एडवोकेट का जो प्रोफेशन होता है वो रूल्स और रेगुलेट किया जाता है बीसीआई के द्वारा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इस अमेंडमेंट में बहुत सारे अपना एक इम्प्लीकेशन कर रही है, अपना एक लेजिस्लेशन का अपना एक कंट्रोल दिखाना चाहती है, जिससे ये जो बॉडी है, जो एडवोकेट का एक सेपरेट प्रोफेशन है, उसमें वो ऑटोनोमस ना रह पाए और उसको लेजिस्लेशन जो है वो कंट्रोल कर पाए। इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि क्यों आज पूरा अधिवक्ता समाज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इस एडवोकेट अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट है, और क्यों अपना एक वॉइस रेज कर रहा है कि ये एडवोकेट अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है 2025 का, उसको जो है वापस लेना पड़ेगा। इसमें क्या क्या फ्लॉजेस हैं वो भी हम बताते हैं। जैसा कि आपको हिस्ट्री पता है कि हमारी आजादी में भी हमारे जो भी हमारे फोर फाइटर्स थे, उसमें मैक्सिमम एडवोकेट लोग थे, और उनका जो सेक्रीफाइस है वो आज भी हम काउंट करते हैं। उनके सेक्रीफाइस की वजह से ही आज हम इंडिपेंडेंस को होल्ड कर पाए हैं और इंडिपेंडेंस में जी रहे हैं। उनका त्याग बलिदान को देखते हुए वो भी एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम कर रही थी। पुराने एरा में भी ब्रिटिशर्स के द्वारा भी उनके वॉइस को डिसॉल्व करने के लिए, उनके वॉइस को कर्टेल करने के लिए ऐसा बिल इंट्रोड्यूस लाया गया था। लेकिन एडवोकेट का जो वॉइस है वो वोकल बॉडी है, एडवोकेट का वॉइस जो है कोई इन्फ्रिंज नहीं कर सकता है, कोई दबा नहीं सकता है। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक डेयर किया जा रहा है कि एडवोकेट को राइट्स को इन्फ्रिंज किया जाए, और एडवोकेट का जो एक प्रोफेशन है, जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, जो गवर्न होता है बीसीआई का एडवोकेट एक्ट 1961 से, एडवोकेट एक्ट 1961 से पूरा एडवोकेट प्रोफेशन जो है गवर्न किया जाता है। उस पे अपना एक सुपीरियरिटी और उस पे अपना एक सुपीरियरिटी शो करने के लिए ये बिल, नया अमेंडमेंट जो है इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसमें क्या क्या फ्लॉजेस है, इसमें क्या ऐसा की पॉइंट है जिसको लेके एडवोकेट के अंदर जो है एक विद्रोह आया हुआ है। हमारे जितने भी सीनियर लर्नड काउंसिल है, हमारे और भी जो कलीग्स हैं, वो सारे लोग इसके अगेंस्ट वॉइस रेज कर रहे हैं। इस स्टेट में भी हो रहा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हो रहा है, और इनफैक्ट सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था दिल्ली से स्टार्ट हुआ था। दिल्ली के भी सारे जगह पे इस अमेंडमेंट बिल, जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 है, इसके अगेंस्ट वॉइस रेज किया जा चुका है। तो हम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें जानते हैं कि कौन से की फैक्टर्स हैं जिसको लेके अपोज हो रहा है। सबसे पहला की फैक्टर जो है, जो ये बिल इंट्रोड्यूस जो पब्लिक फोरम में आया, वो 13 फरवरी को लाया गया। पब्लिक फोरम में लाने का मीनिंग ये था कि लोगों का पब्लिक रिव्यू लेना कि क्या इस पे चेंजेस हो सकते हैं। तो पब्लिक रिव्यू में आने के बाद पता चला कि इसमें क्या क्या फ्लॉजेस हैं। सबसे पहला जो इसमें की ऑब्जेक्शन है वो इंसर्शन ऑफ सेक्शन 41D, एडवोकेट एक्ट 1961 को अमेंड करने के लिए एडवोकेट एक्ट 2025 जो अमेंडमेंट एक्ट है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसमें पहला इंसर्शन किया जा रहा है सेक्शन 41D, जिसमें कहा जा रहा है कि जैसे हमको पता है कि बीसीआई जो है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसमें प्रेसिडेंट हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट हो या फिर सेक्रेटरी हो या फिर ट्रेजरर हो, उनके पोजीशन जो है वोटिंग सिस्टम से डिसाइड किए जाते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि इसमें 3 हमारे नॉमिनेटेड मेंबर भी रहेंगे। तो जब आपके नॉमिनेटेड मेंबर हैं, हम लोग वोटिंग से अपने प्रेसिडेंट को डिसाइड करते हैं। अगर आप नॉमिनेट करके आएंगे, इसका मतलब है कि हमारा जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, जो डेमोक्रेटिक तरीके से काम करती है, उसमें आप अपना एक रिप्रेजेंटेशन लाना चाहते हैं। इसी वजह से 3 नॉमिनेटेड मेंबर को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कहाँ से ये जो एडवोकेट एक्ट जो 1961 पुराना वाला है, जो नया वाला आया हुआ है एडवोकेट अमेंडमेंट बिल जो आया है 2025, ये हम लोग एडवोकेट का जो प्रोफेशन है वो कहाँ से ऑटोनोमस बॉडी रह जाएगा। इसको लेके हम लोग फर्स्ट जो की फैक्टर है, इंसर्शन ऑफ सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी जो है, इसको लेके हम लोग अगेंस्ट कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है किसी भी 3 नॉमिनेटेड मेंबर का बीसीआई का अपना एग्जिस्टेंस जो है खत्म हो जाएगा अगर वो नॉमिनीज उसमें इंडल्ज हो जाएंगे। सेकंड जो की पॉइंट है जिसपे हमारा ऑब्जेक्शन रेज हो रहा है वो है कि भाई, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन लॉयर्स एंड लॉ फर्म। जैसे पता है कि कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो एडवोकेट के रिगार्डिंग बनता है, जो एडवोकेट को कैसे रन करना है, फॉरेन लॉयर्स जो अगर आते हैं, फॉरेन लॉ फर्म्स वगैरह है, उनको भी रेगुलेट करने के लिए लॉज जो है
बीसीआई बनाता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाता है। तो अब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का अमेंडमेंट जो बिल आया है उसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि इसमें जो है जो फॉरेन लॉज है, जो फॉरेन लॉ फॉर्म्स है, उनके रिगार्डिंग जो भी रेगुलेशन बनेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाएगा। तो इसमें एक लैंडमार्क आया था, एक के बालाजी जजमेंट जो आया था, उसमें कहा गया था कि जो भी फॉरेन लॉज और लॉ फॉर्म है और उनके लॉयर्स के रिगार्डिंग जो जजमेंट होगा, वो जो भी रेगुलेशन होगा, उस जजमेंट में कहा था कि जो भी रेगुलेशन उनके लिए बनाया जाएगा फॉरेन लॉयर्स के लिए, वो बीसीआई के द्वारा बनाया जाएगा। तो अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है सबसे एपेक्स बॉडी है हमारे एडवोकेट फील्ड में, और वही सब चीज हमारे एडवोकेट को गवर्न करती है, उसमें आप अगर बोल रहे हो कि फॉरेन लॉयर्स के लिए, फॉरेन लॉ फॉर्म्स के लिए हम रेगुलेट बनाएंगे, तो बार काउंसिल केवल इंडियन लॉयर्स के लिए लॉ बना के क्या करेगी? तब ये एक ऑटोनोमस बॉडी कहाँ बच जाएगी? इसीलिए इस बिल का हम लोग सेकंड की पॉइंट्स जो है ये है। थर्ड जो की पॉइंट्स है, जो जिसपे बहुत चर्चा हो रहा है कि पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक जो है इंटरफेयर, हमारे जो बीसीए का कोई भी मैटर होता था तो उसमें ना ही हाई कोर्ट इंटरफेयर करता था, ना ही सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता था। इनफैक्ट कोई लेजिस्लेशन का बॉडी भी इसमें इंटरफेरेंस नहीं करता था, ना ही कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी इसमें इंटरफेयर करता था। हम लोग सोल इंडिपेंडेंट बॉडी थे। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि सेक्शन 49B जो अमेंड किया गया है, उसमें जो पहले भी था, उसमें जो 49B में कहा जा रहा है, जो अमेंड किया गया है, उसमें कहा जा रहा है कि बीसीआई जो है, जो कंट्रोल करती थी, उसमें अब कंट्रोलिंग जो डायरेक्शन दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी बाइंडिंग नेचर का होगा बीसीआई के ऊपर। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अगर कोई रेगुलेशन बना रही है और बीसीआई के ऊपर वो बाइंडिंग नेचर का होगा, तो अल्टीमेटली आप पूरे एडवोकेट कम्युनिटी को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हो। इसी वजह से ये जो बिल जो है, एक अमेंडमेंट जो है इंट्रोड्यूस किए हुए हो कि हम लोग ये रूल बना के एडवोकेट के पावर को कर्टेल कर रही है और जो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है उस पर अपना कंट्रोल दिखाना चाहती है। इसी वजह से सेक्शन 49B इंट्रोड्यूस की हुई है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डायरेक्शन दे वो एडवोकेट लोगों के ऊपर और बीसीआई के ऊपर बाइंडिंग नेचर का हो जाए। तो इसके अगेंस्ट हम वॉइस रेज कर रहे हैं। जो हमारा फोर्थ की फैक्टर है, की पॉइंट जो इस एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 में आया हुआ है, उस पर भी हम अपना वॉइस रेज करें। फोर्थ पॉइंट जो की फैक्टर है उस पर हम बात करते हैं, जो डेविएशन है इनरोलमेंट एलिजिबिलिटी एंड फी स्ट्रक्चर को लेकर। अभी तक जो था हमारा फी स्ट्रक्चर डिसाइड होता था बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, बीसीआई के द्वारा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ जजमेंट आया हुआ था फी स्ट्रक्चर को लेकर इनरोलमेंट के रिगार्डिंग। लेकिन जो चीजें हमारा बीसीआई गवर्न करता है, उस चीज में भी इनका कहना है कि जो भी इनरोलमेंट का फी वगैरह होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा। तो जब सारा चीज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगा, तो बार बार आप बीसीआई का नाम लेके बोल रहे हो, तो बीसीआई कैसे इंडिपेंडेंट रेगुलेटिंग बॉडी रह पाएगा? आप तो सारा उस पर कंट्रोल करना चाहते हो और बीसीआई के पावर को कर्टेल कर लेना चाहते हो, छीन लेना चाहते हो। इसी वजह से ये सारी चीजें अमेंड कर रहे हो। आपका मोटिव फर्स्ट यही दिख रहा है। उसके बाद एक और जो टॉपिक है, जो की फैक्टर है, उस पर भी हम लोग बात करते हैं। वो है आपका रेस्ट्रिक्शन टू फॉरेन लॉ स्टूडेंट्स। जो फॉरेन से लोग एडवोकेट करके आते थे या लॉ फॉर्म्स वगैरह था, जो एडवोकेसी, जो एलएलबी डिग्री होल्डर थे या फॉरेन के कोई आदमी थे और यहाँ पे इंडियन लॉ पढ़ते थे, उसमें उनका क्या था कि भाई बाहर से अगर आप डिग्री लेके आ रहे हो तो आपको प्री इनरोलमेंट एक एग्जाम कंडक्ट करना था, एक एग्जाम यहाँ देना था। वो क्वालिफाई होने के बाद यहाँ पे आप रजिस्टर्ड होते थे। लेकिन अभी क्या किया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, वो आएंगे तो ऐसे ही रजिस्टर्ड हो जाएंगे। प्री क्वालिफिकेशन वाला जो एग्जाम था उसको इन्होंने ओमिट कर दिया है, इसको इन्होंने रिवोक कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं आर्बिट्रेरी तरीके से किया जा रहा है कि जैसे आप मेडिकल फील्ड में भी देखते हैं कि फॉरेन से अगर कोई मेडिकल एमबीबीएस करके आता है तो उसको एफएमजी एक एग्जाम जो है क्वालिफाई करना होता है। लेकिन हमारे इस प्रोफेशन में कहीं ना कहीं बीसीआई एक माध्यम लगा के उनको रेस्ट्रिक्ट की हुई थी, ताकि हमारे यहाँ के जो एडवोकेट हो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो पाए और उनके पास भी स्पेस रहे। लेकिन उसको भी इन्होंने वो खत्म कर दिया है, एबोलिश कर दिया है। जो सिक्स था, जो मेजर चेंजेस हुए हैं, उसमें 6 नंबर पे है डेफिनेशन ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर। जो डेफिनेशन ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर जो था, पुराने वाले एक्ट एडवोकेट एक्ट 1961 में सेक्शन 2 सब क्लॉज आई में डिफाइंड था, जिसमें था कि कोई भी इंडिविजुअल या एंटिटी अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है कोर्ट में या कोई ट्रिब्यूनल में या कोई लीगल एडवाइजरी रोल प्ले कर रहा है कोई कॉर्पोरेट एंटिटी में, तो उसको जो है एडवोकेट एक्ट के एम्बिट में होता था और उसका जो ट्रिब्यूनल कोर्ट वगैरह बीसीआई से अप्रूव्ड होना चाहिए। वो AK बालाजी के जजमेंट में था। जो भी फॉर्म्स वगैरह थे, लॉ वगैरह जो थे,
उनका जो लॉयर के जो फॉर्म्स वगैरह हैं, जो भी कॉर्पोरेट एंटिटीज है, उनका अप्रूवल मैंडेटरी था बीसीआई से, लेकिन इसको भी अभी रिवोक कर रहे हैं। और इस प्रैक्टिस जो लीगल प्रैक्टिशनर का जो डेफिनेशन है, इसमें भी ये चेंजेस कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो जो वेक क्राइटेरिया जो लेके आए हुए हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है कि बीसीआई से रजिस्टर्ड ही होना चाहिए। इसका मतलब आप ओपन स्पेस कर दे रहे हो। बीसीआई हमारे यहाँ जो है एक सुपीरियर गवर्निंग बॉडी है, उसका भी कंट्रोल यहाँ खत्म कर रहे हो कि नहीं उसमें रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी नहीं है। जबकि ए के बालाजी जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि जो एंटिटी अगर बीसीआई से रजिस्टर्ड नहीं है उसको हम लोग लीगल प्रैक्टिशनर में काउंट नहीं करेंगे। 7 जो डिलीशन हुआ है प्रैक्टिस ऑफ लॉ को लेके, प्रैक्टिस ऑफ लॉ के सारे जो प्रोविजन थे कि अगर कोई लिटिगेंट है या नॉन लिटिगेंट है उसको प्रैक्टिस ऑफ लॉ में काउंट किया जाता था, एडवोकेट कैटेगरी में काउंट किया जाता था, उसको भी इन्होंने ओमिट कर दिया। ये 7वां की पॉइंट है। 8वां की पॉइंट जो है वो है सेक्शन 24 सब क्लॉज बी, रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम द स्टेट रोल। ड्राफ्ट बिल जो 24B आया हुआ है, जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल है, इसमें इनका कहना है कि एडवोकेट जो है अगर कन्विक्टेड हो जाता है किसी ऑफेंस में, अगर 3 साल तक के लिए या उससे ज्यादा के लिए, तो उनका जो है स्टेट इनरोलमेंट से नाम काट दिया जाएगा। ठीक है, एक डिस्क्रिप्शन है, लेकिन ये भी कंट्रोल हमारे बीसीआई को दीजिए ना कि डिसिप्लिनरी कमेटी वगैरह ऑब्जर्व करेगी और उसके बाद उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी। लेकिन आप सोलली चाहते हो कि लेजिस्लेशन जो है हमारे एडवोकेट पे कंट्रोल अपना करे, इसी वजह से ये बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जिसको हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से अपोज भी कर रहे हैं और आगे इसके लिए जितना प्रोटेस्ट करना होगा वो करेंगे। 9th पॉइंट जो है सेक्शन 26C और डी जो है वो ओमिट किया गया है कि स्ट्राइक बॉयकॉट को लेके अगर आप कोर्ट में एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान के आपको कोर्ट जो है नोटिस कर सकती है। तो ये तो प्रोविजन पहले भी दिया हुआ था कि ऐसा कोई इलीगल हिंड्रेंस नहीं करना है। लेकिन अगर कोई लीगल हमारा सबमिशन है, अगर लीगल हमको लग रहा है कि नहीं भाई कोर्ट कंपाउंड कोई अगर करप्शन कर रहा है, उसके अगेंस्ट अगर हम वॉइस रेज करेंगे तो हम क्या लीगल हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं कोर्ट में? इसके लिए भी हमको जो है वो पनिश किया जाएगा, स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते हैं। तो ये तो जैसे देखा जाए कि फुल एंड फाइनल तरीके से हमारे ऊपर एक कंट्रोल करना चाहती है, हम लोग को इंडिपेंडेंट नहीं रहना चाहती है, इसी वजह से ये बिल इंट्रोड्यूस की हुई है। लास्ट जो 10वां नंबर की पॉइंट है कि अमेंडमेंट करेगा सेक्शन 48 सब क्लॉज बी सब क्लॉज 2 में पावर टू गिव डायरेक्शन। एक कमिटी को लेके बहुत बात किया जा रहा है। पहले अगर स्टेट बार काउंसिल कोई लॉज वगैरह बनाती थी या अच्छे से प्रॉपरली रन नहीं होती थी तो उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्न करता था, रेगुलेट करता था। लेकिन अब इनका कहना है कि एक सेपरेट एंटिटी बनेगी, एक कमिटी बनेगी जिसमें फॉर्मर जज हाई कोर्ट के होंगे और 4 सीनियर मोस्ट एडवोकेट होंगे जो 20 साल के मिनिमम प्रैक्टिशनर होंगे। तो वो जो है एक अब स्टेट बार काउंसिल के अगेंस्ट कोई भी चीज होगा तो उसको देखेंगे और वो कमिटी जो है उन पे एक्शन करेगी। इसका मतलब बीसीआई का कंट्रोल ही आप खत्म कर दिया स्टेट बार काउंसिल पे। अब आपके द्वारा जो कमिटी में अपॉइंट किए गए लोग होंगे उनका जो पावर आप उनको ऑथोराइज कर दिए कि वही जो है अब स्टेट बार काउंसिल को रन करेंगे। तो एक जो चेन सिस्टम बना हुआ है, एक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे एडवोकेट प्रोटेक्शन में एडवोकेट एक्ट 1961 में बना हुआ है, उस चेन को आप तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं और अपना पावर उसमें लेजिस्लेशन का एक कंट्रोल लेने के लिए एक गलत जो बिल है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी के अगेंस्ट हम अपना वॉइस रेज कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जितने भी एडवोकेट लोग हैं इस बिल को जितना हो सके उसका अपोज करें और जो मेजर की फैक्टर्स थे हमने सबमिट करवा दिए, यही मेजर की फैक्टर से और सारे भी अमेंडमेंट हुए हैं उसका भी हम लोग अगेंस्ट कर रहे हैं और उस पर भी जैसे होगा हम लोग स्ट्राइक करेंगे। फर्दर आगे जैसे होगा हम अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद। हो गया।